बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो अभी हम रिसेंट में जो एमपी व्यापम के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एमपी के जो ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स के पेपर। तो मैंने अभी रिसेंट में फर्स्ट जो पेपर था एमपी ग्रुप 5 का 2022 एंड में कंडक्ट करवाया गया था। इस साल का कैलेंडर भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये पेपर उन लोगों के लिए भी रहने वाले हैं जो लोग अपकमिंग टाइम में एसजीपीजीआई नॉर्सेट कोई सा भी एग्ज़ाम देते हों। मैं ये चीज़ आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एमपी में जब भी ग्रुप 5 का या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उन पेपर का लेवल एज़ कम्पेयर टू नॉर्सेट से कम नहीं होता। इवन नॉर्सेट का पेपर ईजी आता है। जो लोग यदि एमपी ग्रुप 5 का पेपर देते हैं, मैं उनको बता दूं, आप चाहे तो इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सब लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग भी इस पेपर को ज़रूर देखिए क्योंकि ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब जो ऑफिशियल पेपर का फॉर्मेट था वो इस तरीके से था, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर विजुअल नहीं हो रहा था, इसलिए पूरे क्वेश्चन टाइप किए गए हैं। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट पेपर अपलोड किया था, पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था एमपी ग्रुप 5 के पेपर का, क्वेश्चन नंबर 43 तक गाल्वनिक स्किन रिस्पॉन्स तक इसको क्लियर किया था। आज हम जो 44 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूरे यही है, लेकिन उनको टाइप फॉर्मेट में लाया गया है जिससे आपको प्रॉपरली विजुअल हो। प्रॉपर आपको इसकी स्क्रीन पे, चाहे आप फ़ोन लैपटॉप कहीं पर भी देखते हैं क्लास को, तो आपको पूरे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से दिखाई दें, इसीलिए इन क्वेश्चन को टाइप फॉर्मेट में लाया गया है। सेकेंड थिंग, जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं, दैट मीन्स परचेस करना चाहते हैं, वो लोग परचेस कर सकते हैं। आपको सभी पेपर एमपी ग्रुप 5 के जो 10 पेपर हैं 75 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मे बी 1 या 2 दिन में अमेजन किंडल पर PDF फॉर्मेट में ये पेपर रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो आप अमेजन में जाके भी जो भी लोग सर्च करेंगे ग्रुप 5 के पेपर, तो वहाँ पे भी आपको पूरे पेपर्स अवेलेबल होंगे। आपको जैसे में लेना ईजी लगे आप वैसे पेपर्स ले सकते हैं। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर 44 और 45 से हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे। क्लास में जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। डेली आपकी सीरीज़ क्लास हर एक चीज़ अपडेट की जा रही है, तो प्लीज़ ज्वाइन करते रहा करें। चलिए आज के जो क्वेश्चन नंबर 44 से हम उनको सॉल्व करेंगे कि जो विटामिन B1 और B2 3 मार्च, आज है 3 मार्च, जो क्लासेस हैं आपकी डेली कंडक्ट करवाई जा रही हैं। तो जो क्वेश्चन एक आपके लिए दिया गया था कि विटामिन B1 एंड B12 बोथ हेल्प टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम आवर फूड, व्हाट विच अदर फंक्शन डज B12 हैव। तो विटामिन B12 का क्या फंक्शन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B12 का क्या काम है जो कि B1 का नहीं है। ऑप्शन में है हेल्दी आई साइट, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम या फिर हेल्दी स्किन। तो जो काम B12 का रहेगा यहाँ पर वो होगा क्या, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन और DNA को बनाना। ये 2 मेन काम है, की फंक्शन है किसके, विटामिन B12 के। विटामिन B12 का जो यहाँ पर आपको एग्जाम में केमिकल नेम भी आता है, तो वो है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, और जिसकी विटामिन B12 की कमी के कारण ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्यों, क्योंकि B12 क्या कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। लेकिन यदि यही विटामिन आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होगा। तो विटामिन B1 B12 यहाँ पर दोनों किससे मिल रहे हैं, आपको फूड से मिल रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज करेंगे फूड। लेकिन यहाँ पर B12 का जो काम है वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैम्पलिंग मेथड गिव्स इक्वल चांसेस टू ऑल एलिमेंट ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल। कौन सी सैम्पलिंग मेथड है जिसमें इक्वल चांस रहेंगे, जो एलिमेंट्स हैं कि जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं आप, उसमें सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल रहेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर कन्वेनियंस सैम्पलिंग। तो कौन सी सैम्पलिंग में जो सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं उनको इक्वली चांस मिलेंगे, तो वो होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कौन सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है इसके लिए हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी कहेंगे। यहाँ पर एक रिक्रूटिंग सिस्टम रहेगा कि जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उनमें से
किस किस को लेना है हमें, ये इस चीज़ पे आपका डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है पर्पसिव सैम्पलिंग। जब आप कोई डेटा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाके कलेक्ट करते हैं किसी पर्पस को लेके, तो वो होगी आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग। लेकिन इक्वल चांस की बात की जा रही है तो वो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ एक्सेप्ट। सब कुछ पुअर मेंटल हेल्थ मतलब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लक्षण है किसी एक को छोड़कर। इंक्रीज्ड और पुअर एपेटाइट एंड इंडाइजेशन, नार्कोलेप्सी, सिगरेट स्मोकिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग लाइफ टारगेट। तो एक जो मेंटली हेल्दी, यहाँ पर कहा है पुअर मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है वो कमज़ोर है, तो यहाँ पर उसके सभी लक्षण होंगे किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो पुअर एपेटाइट है या फिर या तो आप कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं और आपको इंडाइजेशन होगा, तो ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को लेके है, प्रॉब्लम आपको हो सकती है। या तो आप गुस्से में खूब लगे हैं खाने या फिर खा ही नहीं रहे हैं। दूसरा नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में क्या होगा, ओवरवेलमिंग डे टाइम ड्राउजीनेस, आप पूरा दिन मुंह फाड़ के जमाते रहेंगे, तो क्या है नार्कोलेप्सी। या फिर दिन में सोने की जिनको आदत होती है हम वो भी यहाँ पे कह सकते हैं। एक्चुअल में नार्कोलेप्सी में नींद नहीं आती है, बट आपको ड्राउजीनेस पूरा दिन लगेगा कि मुझे सोना है। सिगरेट स्मोक करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आपकी ज़िंदगी के क्या टारगेट हैं। एक स्वस्थ जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो इस चीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से सोच समझ पाएगा कि आपको आज यहाँ जाना है, काम करना है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। जो मेंटली हेल्दी है वो ये चीज़ प्रॉपर तरीके से सो भी करेगा और इवन वो इस चीज़ पे काम भी करेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन था, तो आपका आंसर होगा अंडरस्टैंड लाइफ टारगेट। नेक्स्ट वन, a maladjusted way of behavior that produce disharmony in the person's ability to meet human needs comfortably or effectively and function within a culture is called। तो एक माल एडजस्टेड वे ऑफ बिहेवियर है जिसमें पर्सन की जो ज़रूरतें हैं कंफर्टेबल रहने की, उनको प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा, और उसमें पर्सन की जो डेली की एक्टिविटी है वो भी क्या रहेंगी, डिस्टर्ब्ड होंगी। तो ये क्या कहलाएगी, डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल इलनेस, लैक ऑफ एडजस्टमेंट या फिर मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर पर्सन का बिहेवियर की बात हो रही है, तो डिफेंस मैकेनिज्म में तो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पर फिर आता है लैक ऑफ एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट भी नहीं है, ये ना तो मेंटली हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पर आपका है माल एडजस्टेड वे ऑफ बिहेवियर, जिसमें आप फिट ही नहीं बैठते हैं, जिसमें आप जो प्रॉपर आपका डेली सब कुछ होना चाहिए वो आप कम नहीं कर पाते हैं, वो सब क्या कहलाएगी, आपकी मेंटल इलनेस। क्या कहलाएगा, मेंटल इलनेस। आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं मेंटल इलनेस की डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। तो यहाँ पर मेंटल इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन का बिहेवियर, थिंकिंग, ये सभी चीज़ें क्या रहेंगी, चेंज रहेंगी। या फिर हम अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो जिसमें इमोशन, थिंकिंग, बिहेवियर, ये सब कुछ क्या रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगी, मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के लक्षण हैं। लेकिन जब आपके इमोशन, परसेप्शन, बिहेवियर सब कुछ अच्छा हो तो आप क्या है, मेंटली हेल्दी हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो, माइक्रो, दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि जो मैक्रो, माइक्रो, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्या आएगा, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्रोटीन है लेकिन साथ में मिनरल, विटामिन दिए हैं, तो ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो यहाँ पर विटामिन ऐड किया है, फिर मिनरल ऐड किया गया है, बट जो लास्ट ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब यहाँ पर इन तीनों में से आपको क्वेश्चन आते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है डेक्सट्रोज फॉर्म में आपकी बॉडी में दिया जाता है, प्रोटीन की जो यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड है, फैट्स की क्या है, लिपिड है। अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से
कितनी कैलोरी मिलती है? 4। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है? 4। लेकिन जो 1 ग्राम फैट होता है इससे 9 किलो कैलोरीज मिलती है, आपको आता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देंगे पर ग्राम में, लेकिन फैट है जो पर ग्राम में आपको कितनी कैलोरी देगा? 9 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट वन, द होलिस्टिक मॉडल्स फाउंडर इज। तो होलिस्टिक मॉडल के फाउंडर कौन है? ऑप्शन में है यहाँ पर रॉय, नाइटिंगेल, डोरोथेआ ऑरेम या फिर रोगर। तो इन सबसे आपको क्वेश्चन आते हैं। तो जो होलिस्टिक नर्सिंग का जो मॉडल है, ये मॉडल दिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। डोरोथेआ ऑरेम ने सेल्फ डेफिसिट थ्योरी दी थी। जो होलिस्टिक मॉडल है इसके अकॉर्डिंग फिजिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और सोशल केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर आपको इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, जो यहाँ पर होलिस्टिक केयर इन नर्सिंग और होलिस्टिक मॉडल है, तो यहाँ पर ह्यूमनिज्म और होलिज्म दोनों चीज़ों पे इस मॉडल को क्या किया गया है, लाया गया है, या फिर हीलिंग प्रोसेस को लेके भी ये मॉडल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दिया किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। डोरोथेआ ऑरेम के थ्रू जो थ्योरी आती है वो आती है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंटल इलनेस इज एसोसिएटेड विद द डिप्रेशन। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा है जो डिप्रेशन से रिलेट करेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर ग्लाइसिन, एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट या फिर गावा। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर डिस्टर्ब रहेगा? तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है डिस्टर्ब रहेगा किसमें? डिप्रेशन में। वो कौन सा होगा? होगा यहाँ पर आपका एसिटाइल कोलिन। कौन सा होगा? एसिटाइल कोलिन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर हैं और जो मेंटल इलनेस है, तो इनका हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का मेंटल इलनेस से किस तरीके से कनेक्शन होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके जब भी आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपकी क्या करेगा, एक तरीके से डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो यदि डिप्रेशन की बात करते हैं हम, तो डिप्रेशन में एसिटाइल कोलिन के अलावा जो सीरोटोनिन है, क्या है? सीरोटोनिन है, ये भी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। क्या है? रोल प्ले करेगा। डोपामिन जनरली सिजोफ्रेनिया, ADHD और पार्किंसंस में क्या होगा? अफेक्ट होगा। जो एसिटाइल कोलिन है अल्जाइमर में, डिप्रेशन में डिस्टर्ब रहेगा। जो गावा है, गावा जनरली जब सीजर्स आते हैं या फिर ट्रिमर्स आते हैं उस टाइम पर डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर ये डिस्टर्ब्ड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब आपकी बॉडी में इन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, तब आपको ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि न्यूरोट्रांसमीटर ही आपकी बॉडी में डिस्टर्ब हो, कुछ अदर रीज़न के कारण भी आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिप्रेशन में कौन कौन से रहेंगे? तो डिप्रेशन में सीरोटोनिन रहेगा एंड एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ अ माइलोमेनिंगोसील, विच पोजिशन शुड द नर्स यूज टू प्रिवेंट मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी इन द इन्फेंट। यहाँ पर क्या कहा है? माइलोमेनिंगोसील, क्या है? माइलोमेनिंगोसील के लिए यहाँ पे क्या की गई है? सर्जिकल रिपेयर किया गया है। माइलोमेनिंगोसील क्या? सीवियर टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा प्रॉब्लम है, जिसमें जो मेम्ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्या होंगी? प्रोट्रूड्यूस होंगी, बाहर की तरफ होंगी, एक सैक पाउच जैसे उसमें दिखेंगी। आपने एक इमेज भी देखी होगी, कई बार आपके लिए इमेज मैंने अलग अलग क्लासेस में ऐड की हुई है। तो स्पाइना बाइफिडा में क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्या रहेंगी? बाहर की तरफ प्रोट्रूड्यूस रहेंगी। तो इसको जब रिपेयर किया गया है तो उस बच्चे को कौन सी पोजीशन दी जाएगी जिससे कोई भी मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? प्लेस द लेग इन एबडक्शन, अलाउ द हिप्स टू बी एबडक्टेड, मेंटेन नीज इन द न्यूट्रल पोजीशन, या फिर प्लेस द फीट इन फ्लेक्शन पोजीशन। कौन सी पोजीशन हम उस इन्फेंट पोजीशन देंगे, वो कौन सी पोजीशन होगी? अलाउ द हिप्स टू बी एबडक्टेड। क्या है? अलाउज द हिप्स टू बी एबडक्टेड। ऐसा हमें क्यों करना है?
क्योंकि इस केस में हिप डिसलोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्या रहेंगे? हिप डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जो न्यूनेट के लेग हैं उनको स्लाइटली एबडक्टेड करना है और यहाँ पर हिप को जनरली किस पोजीशन में रखना है? मॉडरेटली एबडक्शन में ही रखना है। तो यहाँ पर जो पोजीशन हम देंगे बच्चे को क्या होगी? हिप्स टू बी एबडक्टेड। ऐसा हमें इसलिए करना है ताकि बच्चे को हम हिप डिसलोकेशन से प्रिवेंट कर सकें। इन्फेंट के नीज हैं जो न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे को जो डिफॉर्मिटी से हमें बचाना है वो होगी हिप डिसलोकेशन डिफॉर्मिटी, इसीलिए बच्चे के हमें हिप्स को क्या करना है? एबडक्टेड पोजीशन में रखना है। नेक्स्ट वन, विच इज़ एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन अ क्लाइंट विथ एड्रिनल क्राइसिस। तो एड्रिनल क्राइसिस वाले मरीज में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? एड्रिनल क्राइसिस आपको एग्जाम में आता है। तो एड्रिनल क्राइसिस एक तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जिसमें आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो कॉर्टिसोल हार्मोन बनाती हैं, प्रॉपर नहीं बना पाती हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन आप सभी को पता है कि आपके लिए क्या काम करता है। जब आपकी बॉडी प्रॉपर कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं बना पाएगी तब यहाँ पर जो एड्रिनल क्राइसिस देखने को मिलती है यदि, तो क्या साइन देखने को मिलेगा? पेन होगा, हंगर होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, कि यहाँ पर पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा। तो एड्रिनल क्राइसिस में जो फर्स्ट साइन देखने को मिलता है वो होगा पेन। और यहाँ पर भी वही है कि जो एड्रिनल क्राइसिस यदि किसी में डेवलप होती है तो एड्रिनल क्राइसिस में आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा होगा, फटीग होगा, फीवर भी आ सकता है, क्योंकि आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करके रख देगा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर सिम्टम, और ये भी कह सकते हैं कि एड्रिनल क्राइसिस इसके कारण क्या होगा? एडिसन्स डिसीज डेवलप होती है। तो यहाँ पर एड्रिनल क्राइसिस होता है तो कॉर्टिसोल बनना बंद हो जाएगा, ना के बराबर बनेगा, और आपकी बॉडी में क्या होगा? पेन होगा, आपको फटीग होगी, लेथार्जिक फील करेंगे आप, बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज, विच स्टैटिकल मेजर इज यूज टू डिटरमाइन whether observed frequencies differ from expected frequencies। तो यहाँ पर कौन सा है जो यूज़ किया जाएगा जिसमें वेदर को लेके, आप वेदर फोरकास्ट को लेके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। टी टेस्ट में, चाई स्क्वायर टेस्ट में, एफ टेस्ट में कि यू टेस्ट में। आपने चाई स्क्वायर टेस्ट जो कि सिग्निफिकेंस टेस्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं आपने इसको स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, पाई टेस्ट पढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या है? चाई स्क्वायर है। क्या है? चाई स्क्वायर है। और इसका यूज़ जनरली जो एक टेस्ट भी या फिर हाइपोथीसिस टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं, कंटिन्यूटी को पता करने के लिए, यदि लार्ज नंबर पे आपको कुछ भी चीज़ें पता करनी है तो इस टेस्ट से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द एब्रीविएशन ऑफ ICD-10 इन साइकेट्रिक इज। तो साइकेट्रिक में जो ICD-10 है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, इन टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, इंटरमिटेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, या फिर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। तो ICD-10 मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया हुआ है और रिसेंट में जो साइकेट्रिक की क्लास थी उसमें भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर जो ICD-10 का फुल फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग मेंटल क्लासिफिकेशन है आपकी डिसीज़ का, तो यहाँ पर वो क्या होगा? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज। नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है? ऑप्शन में है यहाँ पर रेशनलाइजेशन, रिप्रेशन, कंपनसेशन है, फिर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो हीरो वर्शिप है, हीरो वर्शिप जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन सी है? वो है आपकी आइडेंटिफिकेशन, या फिर हीरो वर्शिप इज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर आप अपने आप को किसी हीरो से कंपेयर करने लगते हैं कि आपको अपने बारे में सब कुछ पता है और आप उस चीज़ से अपने आप को कंपेयर करके देखेंगे कि आप भी ऐसे ही हैं। तो वो कौन सी? वो आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज द, नेम द टर्म गिवन टू एंटायर पॉपुलेशन टू जनरलाइज द रिजल्ट। तो यहाँ पर पूरी एंटायर पॉपुलेशन की बात हो रही है किसी रिजल्ट को लेके, तो क्या टर्म यूज़ करेंगे? सैंपल,
टोटल वेरिएबल, टारगेट पॉपुलेशन, असेसेबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर पूरी एक जो एंटायर पॉपुलेशन की जब बात की जा रही है तो वो यहाँ पर कहलाएगी आपकी क्या, टारगेट पॉपुलेशन। एक्सेसिबल का मतलब होगा यहाँ पर ऐसी जनता जो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिनको आपने इंक्लूड भी नहीं किया वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, या फिर जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है वो भी। लेकिन यहाँ पर पूरी एंटायर पॉपुलेशन की जब बात होती है तो ये क्या है, आपकी टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मेडलाइन। तो मेडलाइन का फुल फॉर्म क्या है? तो मेडलाइन का फुल फॉर्म होता है मेडिकल लिटरेचर ऑनलाइन। क्या है? मेडिकल लिटरेचर ऑनलाइन। नेक्स्ट वन इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो कार्बोहाइड्रेट है एक प्रेग्नेंट वुमेन में कितना होगा, आरडीए के अकॉर्डिंग कितना कार्बोहाइड्रेट जरूरी होगा? 210 ग्राम, 175 ग्राम, 325 ग्राम की 130 ग्राम। तो आरडीए के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी किसी प्रेग्नेंट मदर में वो कितनी होगी? 175 ग्राम, 175 ग्राम। यहाँ पर आपको प्रोटीन आ सकता है, फैट आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एन एंटायर एग्रीगेट ऑफ केस फॉर अ स्टडी। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप पूरी पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें पूरी केस स्टडी वगैरह रहेगी? तो वो क्या है? सैम्पलिंग, स्टेजिंग, सिलेक्शन की रिक्रूटमेंट। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से आपने डेटा कलेक्ट किया, केस स्टडी बनाई, वो आपका क्या कहलाएगा? सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन, नेम द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर आइडेंटिफाइज पॉपुलेशन स्ट्रेटा एंड डिटरमाइंस हाउ मैनी पार्टिसिपेंट आर नीडेड फॉर ईच स्ट्रेटम। तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर उस जनता को आइडेंटिफाई करेगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स को जरूरी क्या है? स्नोबॉल में, कन्वेनियंस, क्वेटा या फिर पर्पसिव। तो यहाँ पर ये कहलाएगी आपकी क्वेटा सैम्पलिंग। कौन सी? क्वेटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन, व्हाट ऑब्जर्वेशन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट विथ एन इलियोस्टॉमी टू रिपोर्ट इमीडिएटली। तो यदि इलियोस्टॉमी की गई है किसी पर्सन की, इलियोस्टॉमी जो सर्जरी की गई है पर्सन की, तो यहाँ पर क्या जो फाइंडिंग है, यदि आपको पता चलती है कि आपको तुरंत बताए पेशेंट, पासेज ऑफ लिक्विड स्टूल फ्रॉम द स्टोमा, एब्सेंस ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द इलियोस्टॉमी फॉर 6 और मोर आवर, टेम्परेचर ऑफ 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द एफ्यूएंट। इलियोस्टॉमी है, क्या है? इलियोस्टॉमी क्यों की जाती है? इट्स अलाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन टू हील आफ्टर इट्स बीन ऑपरेटेड। मान लीजिए यदि कोलोन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन के थ्रू उसको ट्रीट किया जा रहा है। तो या तो यहाँ पर कुछ सेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, यदि बाउल कैंसर हुआ है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर हुआ है, कुछ पार्ट को अलग कर दिया जाएगा इसमें। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है जो आप तुरंत बताएंगे? वो होगा ड्रेनेज, एब्सेंस ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द इलियोस्टॉमी फॉर 6 और मोर आवर। यदि ड्रेनेज नहीं होता है आपको तो आप तुरंत नर्स को या फिर जो भी स्टाफ है वहाँ पर उसको आपको क्यों तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है नर्स को? क्यों? यदि कुछ ड्रेनेज नहीं हो रहा है आफ्टर इलियोस्टॉमी के, दैट मीन्स क्या है? कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। जनरली इलियोस्टॉमी के बाद 6 से 7 दिन तक जो पाउच लगाया जाता है जिसमें जो भी ड्रेनेज आता है वो कलेक्ट किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है। लेकिन यदि ये कुछ ड्रेनेज नहीं दिखाई देता है आपको, 6 या फिर 6 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं, तो आपको तुरंत इमीडिएटली नर्स को, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन के साइन भी आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द, क्योंकि इलियोस्टॉमी इसीलिए की गई है, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर कोलोन में कुछ कैंसर, चाहे वो बिनाइन हो या फिर मेटास्टेसिस वाला हो, उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसी ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए इलियोस्टॉमी की गई। लेकिन यदि इलियोस्टॉमी करने के बाद भी जो ड्रेनेज नहीं हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन फिर से डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी रीजन दैट herpes simplex वायरस इन्फेक्शन इज अ सीरियस कंसर्न टू अ क्लाइंट विथ HIV वायरस इज दैट। तो यहाँ पर
जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जो प्राइमरी रीजन है, यदि जिस पर्सन को HIV ऑलरेडी है उसको हर्पीस सिम्प्लेक्स हो सकता है। जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है वो भी डिसीज़ कॉज कर सकता है हर्पीस, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एक प्राइमरी रीज़न हो सकता है जिसमें आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। लीड टू सर्वाइकल कैंसर, कॉज सीवियर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इज एन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इज क्योरेबल ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ द एंटीवायरल थेरेपी। तो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, क्या है यहाँ पर, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जनरली इसको हम अल्फ़ा और 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और दूसरा होता है एक जूस्टर भी इसी का एक फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर यदि किसी पर्सन को क्या है, HIV है, तो यहाँ पर हमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो प्राइमरी रीजन हो सकता है वो क्यों होगा, क्योंकि ये एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है HIV वाला। तो यहाँ पर वार्ड्स, जो जेनाइटल वार्ड्स है, मान लीजिए किसी को HIV ऑलरेडी है और ये वार्ड्स भी साथ में हो जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत कब होगी हमें, क्योंकि यदि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन के साथ में HIV और हो जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग वन इज नॉट इंक्लूडेड विथ टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी। तो इनमें से बिहेवियर थेरेपी में क्या इंक्लूड नहीं होगा, शेपिंग, फ्लडिंग, प्रमोटिंग, टोकन रीइंफोर्समेंट। तो बिहेवियर थेरेपी में शेपिंग होगी, फ्लडिंग होगी, रीइंफोर्समेंट होगा, लेकिन प्रमोशन नहीं होगा। बिहेवियर थेरेपी आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रमोशन है जो नहीं मिलने वाला किसी भी तरीके का। नेक्स्ट वन इज द A nurse reports to the healthcare provider sign of increased intracranial pressure in an infant with a meningomyocele who has which finding। तो यहाँ पर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ICP के साइन बड़े हुए पूछा है, बिल्कुल घुमा के क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा कहा है कि इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इन्फेंट में ICP बढ़ा हुआ है, बच्चे को मेनिंगोमायोसील है। तो जब भी मेनिंजाइटिस हो, मेनिंगोमायोसील हो, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ICP बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ICP का यहाँ पर बढ़े हुए ICP का साइन पूछा है कि क्या होगा, ओवरफ्लो वाइडिंग ओनली, मिनिमल लोअर एक्सट्रीमली मूवमेंट, फॉन्टेनल दैट वल्स विथ क्राइंग, या फिर हाई पिच्ड क्राइंग। तो बच्चे का ICP जब भी बढ़ता है तो बच्चा यहाँ पर हाई पिच्ड क्राई साउंड करेगा, इतना ज़्यादा रोएगा कि आपको असहनीय होने लगेगा और बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। तो ICP बढ़ेगा। इन्फेंसी पीरियड में फॉन्टेनल बल्ज होंगे, लेकिन यहाँ पर साथ में कहा है कि हाई पिच्ड क्राइंग साउंड भी बताया गया है, तो आप मार्क करेंगे हाई पिच्ड क्राइंग साउंड को। नेक्स्ट वन इज द टर्म सीजोफेनिया इज क्वाइंड बाय। तो सीजोफेनिया टर्म है किसने दिया था, पियागेट ने, क्रेपलिन ने, फ्रॉइड ने, या फिर ब्यूलर ने। तो जो सीजोफेनिया वर्ड है ये दिया किसने था, तो ये सीजोफेनिया जो वर्ड है ये दिया था किसने, ब्यूलर ने। किसने, ब्यूलर ने ये जो सीजोफेनिया टर्म है जो दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ब्यूलर, यूगन ब्यूलर, जिन्होंने सीजोफेनिया टर्म को दिया था, जो अकॉर्डिंग टू ब्यूलर के आपको एग्जाम में आते हैं। ब्यूलर के जो सीजोफेनिया टर्म तो पता चल गया कि ब्यूलर ने दिया था। तो इनके अकॉर्डिंग 4A साइन होते हैं सीजोफेनिया के, 4A वाले साइन, एम्बीवैलेंस, ऑटिज्म, अफेक्ट डिस्टर्बेंस और एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। तो ये 4 आपको चीज़ें याद रखना है। और जो क्रेपलिन का यदि आपको यहाँ पे पूछा है तो इन्होंने डिप्रेशन के लिए टर्म यूज़ किया था, लेकिन जो यूगन ब्यूलर है इन्होंने 4A's के जो क्लासिकल फंडामेंटल सिम्टम बताए थे सीजोफेनिया के, तो वो थे एम्बीवैलेंस, मतलब इनेबिलिटी टू डिसाइड किसी भी चीज़ के लिए डिसाइड करने की इनेबिलिटी, ऑटिज्म, अपने आप को बिल्कुल म्यूट कर लेना, कुछ भी मत बोलना, विड्रॉ कर लेना दूसरों से, अफेक्ट डिस्टर्बेंस और एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, आपके थॉट डिस्टर्ब रहेंगे,
आप खुद डिस्टर्ब रहेंगे। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन जिसको हम कह सकते हैं, तो क्या है, ब्यूलर के अकॉर्डिंग 4 एज सिम्टम है सिजोफ्रेनिया के। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का कॉग्निटिव सिम्टम क्या है? एटीट्यूड, अफेक्शन, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन एंड परसेप्शन। तो स्ट्रेस का यहाँ पर आपको कॉग्निटिव सिम्टम पूछा है, तो वो लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन। आपके अंदर ये क्षमता ही नहीं होना कि आप कुछ चीज़ों को दोबारा से अपने दिमाग में रिकॉल कर सकें, मतलब उनको याद कर सकें, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निटिव सिम्टम आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इन डाइट इज। तो ट्रांस फैटी एसिड का यहाँ पर यदि आपके लिए डाइट में पूछते हैं, तो ट्रांस फैटी एसिड वाली जो डाइट है, इसके लिए आप किस चीज़ों से आपको मिलेगा? वेजिटेबल से, ग्राउंडनट से, डेयरी प्रोडक्ट से कि फ्रूट से? तो ट्रांस फैटी एसिड आपकी डाइट में मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट से। किससे? डेयरी प्रोडक्ट से। अब ये आपको डेयरी प्रोडक्ट में आपके लिए या तो पनीर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कुछ भी इस तरीके के आइटम आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये तो भैया आपको टिप ऑफ टंग याद होने वाला क्वेश्चन है कि एसेंशियल अमीनो एसिड आपको एग्जाम में आते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड इनमें से कौन सा है? तो वो है एलानीन। कौन सा है? एलानीन। एग्जाम में आता है आपको। तो यहाँ पर जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो कौन सा है? ऑफिशियल पेपर था, यहाँ पर पूरे चारों नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम दिए हुए थे। जो लोग आंसर की यदि परचेस करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो लोग देख पाएंगे कि पेपर में भी ऑब्जेक्शन लगाया गया था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, क्योंकि चारों ऑप्शन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के दिए हुए थे, तो यहाँ पर चेंज किया गया है। तो मैंने लास्ट में ऑप्शन नंबर डी ऐड किया है, वो वैलिन। वैलिन क्या है? आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर दो तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन की जो फंक्शनल यूनिट माने जाते हैं अमीनो एसिड। तो यहाँ पर एलानीन, आर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेलेनोसिस्टीन, सेरिन और टायरोसिन, ये सब क्या है? नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल ओनली 9 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें आता है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलानीन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन में कि एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा है, लेकिन चारों ऑप्शन नॉन एसेंशियल के थे ऑफिशियल पेपर में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एसेंशियल अमीनो एसिड में सेट किया गया है। नेक्स्ट वन इज द what is the major goal of nursing care for a client with heart failure and pulmonary edema? तो यदि पर्सन को हार्ट फेलियर हुआ है और पल्मोनरी एडिमा है, क्या नर्सिंग केयर आप करेंगे? इम्प्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस, इनहेंस द कंफर्ट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट या फिर डिक्रीज द पेरिफेरल एडिमा। तो ऐसे केस में आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, मेजर गोल होगा, वो होगा कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना। क्या है? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना। नेक्स्ट वन इज मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मेंबर्स इन मेंटल हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में फार्मासिस्ट होगा, डाइटिशियन होगा, सोशल वर्कर होगा, एक्टिविटी थेरापिस्ट होगा, लेकिन स्टेक होल्डर नहीं होगा। यहाँ पर यही कहा है मेंटल हेल्थ की जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है सब होंगे, किसी एक को छोड़कर होगा स्टेक होल्डर। नेक्स्ट वन इज द जनरल केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला पूछा था आपको, CH2ON, CHON, CnH2O, CH2ON। तो जो सही फॉर्मूला है वो क्या है? CH2ON। क्या है? CH2ON। नेक्स्ट वन, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विथ बोन कैंसर पेन। विच पार्ट ऑफ द थ्रो पेन असेसमेंट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर आप पेन असेसमेंट करते हैं किसी बोन कैंसर, यदि किसी को बोन कैंसर हुआ है उस पेन के लिए, तो यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे हैं? लोकेशन, कॉज, इंटेंसिटी की एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। यहाँ पर आप उसकी इंटेंसिटी
मतलब पेन कितना ज़्यादा हो रहा है वो चेक करना। लोकेशन आपको पता है, रीज़न पता है कि कैंसर के कारण हो रहा है, कौन सी हड्डी में हो रहा है ये भी आपको पता है, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स भी पता है कि किससे पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप असिस्ट कर रहे हैं किसके लिए, इंटेंसिटी के लिए, कि पेन कितना ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ द, एक क्वेश्चन मैंने आपको जो एक कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं उसमें ऐड किया था। मोस्टली बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत दिया है, कुछ लोगों ने सही दिया है, क्योंकि यहाँ पर सेंस को लेके ही क्वेश्चन था और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज थे। तो यहाँ पर टर्म है डिस्थीसियासिस रिफर्स टू, तो डिस्थीसियासिस का मतलब क्या है, लेस लेवल ऑफ सेंस, एब्सेंस ऑफ सेंस, इरिटेटिंग सेंस या फिर डिफिकल्ट टू सेंस। सबको लगता है कि जहाँ पर डिस वर्ड जुड़ जाए मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर था इरिटेटिंग सेंस। क्या था, इरिटेटिंग सेंस। नेक्स्ट वन, मेंटल इलनेस कैन बी डायग्नोस्ड अकॉर्डिंग विथ सिम्टम विच मेंशन्ड इन। तो मेंटल इलनेस अकॉर्डिंग टू सिम्टम के लक्षणों के मेंशन की गई है किसमें, वर्बेटिम ऑफ पेशेंट एंड फैमिली मेंबर में, नर्सिंग प्रोसेस में, ICD-10 में, कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग में। तो मेंटल इलनेस को बेस्ड ऑन डायग्नोसिस और सिम्टम के किसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है, तो हुआ ICD-10 क्लासिफिकेशन में। अब आपको लगता होगा कि आप साइकेट्रिक में क्या पढ़ लें, तो आपको ICD-10 से ही एक ही पेपर में 5 क्वेश्चन आ गए। ICD का फुल फॉर्म आ गया, ICD में सिजोफ्रेनिया को किस कैटेगरी में बांटा, ICD कब लाया गया, तो यही तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो गए ICD-10 के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। तो फूड को जब आप खाते पीते हैं तो आपकी ग्रोथ होगी, एनर्जी होगी, रिपेयरिंग होगी बॉडी में, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट की फैटी एसिड, ये कहलाएगा आपका न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज द, एज ऑफ अक्टूबर 2021 Who out of the following is not a sitting राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो 2021 अक्टूबर तक, तो अब आपको MP वाले आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76 से में भी आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, GK, GS सब ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर राज्यसभा से यदि आपको क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था तो इस बार भी आने के चांस रहेंगे। तो राज्यसभा का कौन सा मेंबर नहीं था अक्टूबर 2021 तक, श्रीमती संपतिया उइके, श्री सुशील कुमार गुप्ता, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी या फिर डॉक्टर एल मुरुगन। कौन है जो यहाँ पर नहीं थे राज्यसभा में, MP की जो राज्यसभा मेंबर है उसमें कौन नहीं थे। तो यहाँ पर जो नहीं थे वो कौन थे, तो वो थे सुशील कुमार गुप्ता। कौन थे, श्री सुशील कुमार गुप्ता। ये राज्यसभा के सदस्य हैं 2018 से, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं और ये कहाँ पर है, दिल्ली में। तो यहाँ पर जो सुशील गुप्ता है इनकी पार्टी क्या है, जो आम आदमी पार्टी है, और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर है, ना कि MP की तरफ से है। नेक्स्ट वन इज द, सुनील मित्तल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो सुनील मित्तल हैं जो किस कंपनी से रिलेट करते हैं, ऑप्शन में है एयरटेल, पेटीएम, आइडिया या फिर वोडाफोन। तो ये थे सुनील कुमार मित्तल, तो ये हैं एयरटेल के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भारतीय एयरटेल के। तो यहाँ पर यदि आपको नाम पूछते हैं तो ये कौन है, सुनील कुमार मित्तल। नेक्स्ट वन इज द, इंदिरा गांधी ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्टेट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर while रिलीजिंग a स्पेशल स्टाम्प entitled with which of the following। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली एक स्टाम्प रिलीज किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, तो किस के लिए, व्हीट रेवोल्यूशन में, मैजे में, राइस में, कि पल्सेस रेवोल्यूशन में। तो यहाँ पर किस रेवोल्यूशन में, तो ये लाया गया था व्हीट रेवोल्यूशन में 1960 के टाइम पर। 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लाई गई थी, तो उसी में व्हीट रेवोल्यूशन के लिए एक सेपरेट स्टैम्प रिलीज किया गया था
तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन था गेहूँ के उत्पादन को लेके, तो यहाँ पर ये लाया गया था क्या, व्हीट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स। कंज्यूमर मूवमेंट कब लाया गया था, 1970 के डिकेड्स में, 1990 में, 1980 में कि 1960 में। डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल। तो कंज्यूमर मूवमेंट डिकेड्स आया था 1960 में, 1960s में। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्ट द वन विच इज एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, अब आपको सेंटेंस को इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है जेनिफर सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर योर चाइल्ड। अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर जेनिफर ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में कहा है, अब आपको यहाँ पे बताना है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो वो है जेनिफर आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर योर चाइल्ड, सॉरी डू फॉर माय चाइल्ड। नेक्स्ट सेम था कि पैसिव से एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। सेंटेंस आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में दिया है, आप पैसिव एक्टिव में कन्वर्ट करें। सेंटेंस था लेट द बेल द रंग आफ्टर एवरी 35 मिनट। तो अब यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है रिंग द बेल आफ्टर एवरी 35 मिनट। पैसिव से आपको सेम सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में लेके जाना है। नेक्स्ट वन इज द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको एक सिंगल सब्स्टिट्यूट में बताना है कि क्या है। सम शॉर्ट स्टोरीज अबाउट लाइफ कैन डेफिनेटली टीच अस सम वेरी लेसन। तो यहाँ पर आप एक अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करें, वैल्यूएबल लेसन सिखाएंगी, फेयर, जस्टली या फिर ऑनेस्टली। कुछ स्टोरीज आपको वैल्यूएबल लेसन सिखाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लेके जाना है। स्पीच है द टीचर आस्क्ड मंदाकिनी व्हाई शी हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। तो अब यहाँ पर आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे। टीचर आस्क्ड मंदाकिनी व्हाई वेयर यू एब्सेंट एस्टरडे। नेक्स्ट है आपको कि जो फूड आर्टिकल्स हैं करेक्टली उसका कौन सा फॉर्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आर्टिकल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो सही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिट हो रहा है वो कौन सा है। ऑप्शन में यहाँ पर टेबल शुगर, विनेगर, सॉल्ट या फिर बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर जो सही फॉर्मूला है वो होगा आपका टेबल शुगर C12H22O11, क्योंकि जो एसिटिक एसिड या फिर विनेगर जिसको हम कहते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH। क्या है, CH3COOH। ये क्या है, विनेगर के लिए। फिर आपको सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, सॉल्ट का फॉर्मूला आता है तो सोडियम क्लोराइड, वो क्या होगा, NaCl। फिर आता है आपका जो सॉल्ट की जगह क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl आएगा। लेकिन जो बेकिंग सोडा में आपको दिया हुआ है, और जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको होता है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो जो विनेगर में दिया वो बेकिंग सोडा का है, जो सॉल्ट में दिया वो जो बेकिंग सोडा में दिया वो सॉल्ट का है। लेकिन यहाँ पर जो सही तरीके से मैच हो रहा है वो टेबल शुगर का C12H22O11। नेक्स्ट वन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा ओशियन की गहराई को नापने के लिए, समुद्र की गहराई को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में फ्लक्सीमीटर, फैथोमीटर, गैल्वेनोमीटर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा वो होगा आपका फैथोमीटर। क्या होगा, फैथोमीटर। और जो फ्लैक्सोमीटर है मैग्नेटिक फ्लक्स को कि धरती में कितने अंदर तक के जो मैग्नेटिक है उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENT। सबको पता है ईयर, नोज एंड थ्रोट। जो ENT स्पेशलिस्ट आपने पढ़े हैं वही है यहाँ पर ईयर, नोज एंड थ्रोट। नेक्स्ट वन इज द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपने कब सोचा होगा कि आपको फिजिक्स भी आएगी, तो यहाँ पर न्यूटन के जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू दैट सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा है? अ गन रिकॉइल आफ्टर शूटिंग अ बुलेट, when we push someone we tend to move backward, when we run on carpet it moves backward, by applying the same force a car gains more acceleration than a truck shall gain। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ कहा है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है द फोर्स एक्टिंग इन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टाइम इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी वही है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है अकॉर्डिंग टू दैट कि जब आप कोई सेम फोर्स लगाएंगे तो उस कार को ट्रक से भी ज़्यादा फोर्स रहेगा। तो यहाँ पर भी वही है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में यदि आपको कहते हैं बॉडी इन मोशन रिमेन्स एज मोशन और बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब जैसा आप करते हैं जितना बॉडी को पुश करेंगे उतना ही यहाँ पे लगेगा। और सेकंड में क्या है? फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेटर्स। थर्ड में क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कुछ करते हैं उसका आपको अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। नेक्स्ट वन है सीरीज है आपको 6, 11, 21, 36 एंड 56। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका 81। आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि मेरी जो जनरल एप्टीट्यूड है या फिर हम ये कह सकते हैं मैथ है, मुझे सॉल्व करना उतना नहीं आता। नेक्स्ट वन फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर ऑड क्या है? सी डी ई, डी ई एफ, ई एफ जी या फिर एच आई के। तो यहाँ पर ऑड लेटर होगा एच आई के। फॉर्म द गिवन रिस्पॉन्सेज, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज जेड बाई एक्स, एस आर क्यू, एल के जे। नेक्स्ट यहाँ पर होगी आपकी ई डी सी। कौन सी? ई डी सी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द क्वेश्चन बिलो सम लेटर्स आर गिवन इन 2 ओवल्स। तो एक जो कुछ लेटर हैं 2 ओवल्स में दिए हुए हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। द लेटर एस गिवन इन द इंटरसेक्टेड पोर्शन कैन बी यूज्ड मोर देन अदर once, while each of the letters outside the intersected portion is to be used only once to form meaningful word. If no such words can be formed, give X as the answer, and if more such words can be formed, give M as the answer. Otherwise, the second letter of the word will be the answer. तो यहाँ पर आपका सही आंसर निकल के क्या आना है कि कुछ वर्ड नहीं बनता तो X दे दो और कुछ बन जाता है तो M दे दो। तो यहाँ पर कुछ नहीं बनता है तो क्या दे दो आप इसको? X। Next one is a sum of money placed at compound interest double itself in 5 years. It will amount to 8 times in। कुछ पैसे हैं जिनका 5 साल में डबल हो जाता है इंटरेस्ट, तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा? तो होगा 15 साल में। नेक्स्ट वन एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर्स पर पेज इन अ बुक ऑफ 512 पेज इज 4। 512 पेज की बुक है, 4 एरर आते हैं पर पेज में। If the total number of printing errors in the first 302 pages 1208, the average number of printing errors per page in the remaining page। 1208 पेज में 302 एरर्स आते हैं, तो यहाँ पर जो पर पेज में कितने एरर आएंगे? तो होंगे 4। फिर यहाँ पर ट्रेन को लेके क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको ट्रेन को लेके क्वेश्चन है तो आपको ट्रेन को लेके इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना है कि आपको ज़रूरी नहीं सेम नंबरिंग आपकी आएगी। नेक्स्ट है आपको कितने दिनों में ये काम किया जाता है, तो इतने टाइम में कितना काम करेंगे और कितना पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर शायद संसार के सभी देशों में ऐसा लोक विश्वास है कि सीपी को कान से लगाकर सुने तो उसमें किसका स्वर सुना जा सकता है। पूरे विश्व में एक विश्वास है, सबके अंदर एक अलग टाइप का विश्वास कि जो समुद्र के सीप डली होती है उन्हें आप कान में लगाएंगे किसका स्वर सुनाई देगा? मनुष्य का, हृदय का, बादल का कि सागर का? तो यहाँ पर आपको समुद्र का ही स्वर सुनाई देगा। सुनाई देता है नहीं, मैंने तो कभी चेक नहीं किया है, आप जब भी बीच में जाएँ तो जाके इसको ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट वन इज़ द नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द जालक के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है।
गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का सही अर्थ नहीं है का चयन करें। तो यहाँ पर जालक, जालक का सही अर्थ नहीं हो, क्या है, मज्जा। घोंसला होगा, जाल होगा, झरोखा होगा, लेकिन मज्जा नहीं होगा। नेक्स्ट है पुल्लिंग, नेत्री का पुल्लिंग, मतलब नेत्री क्या हो गई, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो यहाँ पर इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, नयन, नेता, नेत्र, नेत्रायन, तो नेत्री का पुल्लिंग होगा नेता। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तत्काल, ज्वर, झगड़ा या फिर डरपोक, तो होगा आपका डरपोक। लास्ट वन, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, एक उपन्यास है, इसके रचनाकार है शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पेपर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगा हो। जो भी डाउट हो आपको इस पेपर को लेके तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।